हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में पॉजिटिव शुरुआत के हैं संकेत और कल और पिछले 2 दिनों के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन पर क्या रहेगी रेंज, कैसे करें आप ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। फाइनली ग्लोबल मार्केट्स का इस हफ्ते पहली बार सहारा दिख रहा है, एटलीस्ट ओपनिंग के लिए। बट बाकी का दिन कैसा रहेगा? नई वीकली एक्सपायरी भी हो रही है शुरू। आइए जानते हैं सर के साथ। बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या क्या है? मॉर्निंग दीप। और अमेरिकी बाजार संभलते हुए दिखे 4 दिनों तक और लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट दिखाने के बाद दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत आता हुआ दिखा है अमेरिकी बाजारों से। फाइनली हल्की रिलीफ रैली, जिसे आप कह सकते हैं। रिलीफ हमारे लिए एक और है, और वह है कच्चे तेल में नरमी के तौर पर थोड़ा और कमज़ोर होता हुआ पिछले लोज के आसपास $93 के आसपास। 30 सितंबर से एक नया बदलाव होने जा रहा है निफ्टी में। अदानी एंटरप्राइजेस की होगी एंट्री और शी सीमेंट निफ्टी से बाहर निकलेगा। इसके अलावा जो अगस्त महीने की बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, हीरो मोटो की बिक्री थोड़ी सुस्त रही है, लेकिन आयशर ने दमदार बिक्री दिखाई है। तो दिग्गज टू व्हीलर कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, और ज़्यादातर ऑटो बिक्री इस बार अच्छी रही है, सरप्राइज ही करा है। और ऑटो इंडेक्स ऑफ कोर्स हमारी नज़र बनी हुई है, पिछले 6 महीने का टॉप परफॉर्मर है। पर बाजार की बात करें सर, और जिस तरह से आप हमारे बाजार प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब अमेरिकी बाजारों में भी उतनी एक्सपर्टीज है? ना कोई एक्सपर्टाइज तो दीप हमारे अपने बाजारों की भी नहीं है। जितनी बार सही होते हैं उससे ज़्यादा शायद गलत होते होंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक थोड़ा कहते हैं कि कॉमन सेंस और लॉजिक लगाकर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और हल्के फुल्के लेवल दिमाग में हो तो ये काम आसान हो जाता है। तो थोड़े लेवल्स में डाउ के भी ट्रैक करता हूँ, उतने क्लोजली तो नहीं जितने कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुंह जबानी रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत डाउ के लेवल्स भी देख लेता हूँ। बड़े मूव जो डाउ में कहाँ आते हैं, उस लिहाज से लग रहा था कि डाउ एक रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। कल हम यही बात कर रहे थे जब डाउ फ्यूचर्स आपके 200-250 पॉइंट नीचे थे कि भाई चिंता मत कीजिए, अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन होगा भी। और मेरे ख्याल से कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे थे। सवाल ये नहीं कि बंद हो गए, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, पॉजिटिव हुए। सवाल ये कि उस समय ये कॉल देना मुश्किल काम था। हाँ, क्योंकि 250 पॉइंट नीचे अगर डाउ हो, इनफैक्ट 2 बजे दोपहर में तो 250 पॉइंट नीचे था। तब ये कहना थोड़ा सा वाकई में रिस्की और बोल्ड कॉल है। लेकिन वही वाली बात है कि बोल्ड कॉल जब आपका सही होता है तो आप मज़ा भी वैसा आता है, और गलत हो। इसलिए आपको याद होगा दोपहर 2 बजे कल जब हम जुड़े तो मैं ये कह रहा था कि अब डरिए मत, लेने का वक्त है, बेचने का वक्त नहीं। और आप देखिए निचले लेवल पे जिन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं छोड़ी या जिन्होंने शॉर्ट काट ली, उनके लिए फ़ायदे की बात रही होगी। और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना कर रखी, और कल 3:20 पर भी हम यही बात कर रहे थे कि लॉन्ग के फेवर में ज़्यादा है मार्केट अगर आप लेकर जाते हैं तो। हालांकि एसएक्स निफ्टी में उतना उत्साह दिख नहीं रहा, थोड़ा जोश ठंडा होता दिख रहा है, लेकिन ठीक है, मिले जुले संकेत हैं और डाउन ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बढ़िया बात है। बट ये चल क्या रहा है अनिल ग्लोबल मार्केट्स में? क्योंकि आप एक्सपेक्ट एक चीज़ करते हो, होती दूसरी चीज़ है। जब पहले बाजार इतनी तेज़ी से गिरे थे तब लग रहा था थोड़ा ज़्यादा गिर गए, फिर जब तेज़ी से ऊपर आए तब यूफोरिया हो गया। बदला वैसे कुछ नहीं है, बट ऐसा चल क्या रहा है? और आज तो ऑफ कोर्स वो जॉब्स डेटा भी आने वाला है, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट। दोनों ही संकेत है दीप, और ज़्यादातर संकेत अनडाउटेडली ग्लोबल मार्केट से कमजोरी की तरफ ज़्यादा है। बॉन्ड यील्ड्स आपके बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं 3.25 के आसपास से 3.25% के आसपास, जो किसी तरह की रिलीफ नहीं दे रहे हैं। 110 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिख रहा है, जो फिर परेशानी वाली बात है। और तीसरा ये कि एक कच्चे तेल को छोड़ दें तो कल सारी कमोडिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। 3 से 5% का उछाल, और स्पेशली कॉपर जैसी कमोडिटीज़ में तो 8-8, 10% का उछाल आया है। वो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हर एक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो उछाल क्या, गिरावट आई है, माफ कीजिएगा, उछाल कहाँ से होता है, अक्रॉस बोर्ड गिरावट आई है। तो कमोडिटी डॉलर इंडेक्स की मजबूती का असर आपको कमोडिटीज़ पे पड़ रहा है। कल एक दिन ट्रेंड थोड़ा सा इक्विटी मार्केट ने अलग दिया है। आमतौर पर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन ये डिमांड सप्लाई वाला गेम भी होता है। 4 दिनों से 2000 पॉइंट घटने के बाद डाउ थोड़ा तो रिकवर देना था, वो रिकवरी कल आपको आती हुई दिखी। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादातर संकेत थोड़ी सी कमजोरी की तरफ है। और इक्विटी को लेकर और रिस्क एसेट क्लास को लेकर धीमे धीमे जो रिस्क लेने की ताकत है वो कम हो रही है। चलो वो कम हो समझ में आता है, लेकिन आमतौर पर जब आपको इक्विटी और दूसरी कमोडिटीज़ में रिस्क लगे तो या तो आप डॉलर खरीदेंगे या सोना। फॉर ए चेंज
इस बार किसी को सोना खरीदने का मन है नहीं, किसी को चांदी खरीदने का मन नहीं है। सोने और चांदी के दाम फिर से लगभग बराबर होते हैं, 1700 के नीचे आ गया। एग्जैक्टली। सो आई थिंक नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि आप ग्लोबल टेंशन हो, रशिया यूक्रेन चल रहा हो, चीन ताइवान का खतरा हो, बाकी मंदी वंदी के माहौल में हो, हाई इन्फ्लेशन हो, तब तो गोल्ड खरीदा जाता है। लेकिन पहली बार एक और ये नया बहुत बड़ा कोरिलेशन टूटता हुआ नजर आया है कि बढ़ती महंगाई पर भी सोने पर किसी का इंटरेस्ट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को खरीदना है तो वो डॉलर है। सो आई थिंक, और जबकि समस्याएं सारी उस इकोनॉमी से शुरू हो रही है जहां से डॉलर पैदा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट है, और जो पिछले 2 साल में नए इन्वेस्टर्स आए हैं बाजार में, अगर वो इन्वेस्टर हैं तो, और जो सीखना समझना चाहते हैं उनके लिए मतलब ये पजल है एक तरह से, हमारे खुद के लिए है। हम 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की सिचुएशन कम देखने को मिली कि जब आपका हाई इन्फ्लेशन, हाई नहीं एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन वाले माहौल में हो। 9% के इन्फ्लेशन मैंने तो मेरी जिंदगी में कभी अमेरिका में देखे ही नहीं। मेरे पैदा होने के पहले हुए होंगे तो हुए होंगे, या मेरी समझ के पहले हुए होंगे। सो उसके बावजूद, और आमतौर पर हमको बहुत क्लियर कट स्कूल कॉलेज और सीए में यही सिखाया गया कि सोना चांदी आपका हेज है इन्फ्लेशन के सामने। किधर हेज है? किधर है? तो मतलब चीजें मतलब आपने क्या पढ़ा है, वो कहता है कि आपने वैसा है ना कि अगर आपको बुक्स में पढ़ाया जाए कि देखिए दीप, आपको स्विमिंग सीखनी है, पहला हाथ आप ऐसे आगे ले जाएंगे, दूसरा और फिर पीछे वाला पैर ऐसे करेंगे, जाइए अब कूद जाइए। हाँ, वैसा हो रहा है। ये मार्केट भी वैसा ही है। अगर आप एकदम बुकिश नॉलेज के साथ उतर जाएं तो डूबना तय है, क्योंकि कब क्या किस तरह से होगा पता नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रही। मसलन हमने थोड़े समय पहले ये भी डिस्कस किया था कि इतने तेजी से जो साइकिल्स बदल रहे हैं, तेजी और मंदी की, तेजी होती तो जल्दी से होती है, मंदी होती है तो जल्दी से होती है। इवन ब्याज दरों के बढ़ने और घटने का सिलसिला इतना तेजी से बदल रहा है। सो हम बहुत मतलब जरूर से ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ों में जा रहे हैं। और ऐसे में क्या पता मतलब जब तक हम रिटायर हों, जो कुछ पढ़ा है वो मतलब इरिलेवेंट हो जाए। एग्जैक्टली। जो कुछ अब तक सीखा 30 साल में वो इरिलेवेंट हो जाए। यू नेवर नो। यही मार्केट की खूबी और खासियत है कि हर रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, और आपने जो पुराना सीखा है उसको अनलर्न करो और फिर रीलर्न करो। सो ये मेरी अनलर्न और रीलर्निंग की प्रोसेस चल रही है विदीप। मतलब जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी मैं इस तरह का माहौल भी देखूंगा। अब जो है हमें उसके साथ एडजस्ट करना है। हम कंप्लेन मार्केट से नहीं कर सकते, हम कंप्लेन इस बात की नहीं कर सकते कि मार्केट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वैसे क्यों बिहेव कर रहा है। 50 फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक डेटा अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लोगों का मूड माइंडसेट अपनी जगह है। इन 3 चीज़ों को मिलकर, सेंटिमेंट, लिक्विडिटी और फंडामेंटल, इन 3 चीज़ों को मिलकर बाजार बनता है। किस वक्त कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करेगा आपको पता नहीं। सो इस वक्त इक्विटी मार्केट में एक ही फैक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है और वह है लिक्विडिटी। बाकी दोनों फैक्टर नेगेटिव है आपके लिए। सेंटीमेंट कोई खास अच्छा नहीं है। फंडामेंटली आप देखेंगे तो इक्विटी में पैसा लगाने का मन आपको ग्लोबली नहीं करेगा। ये सारी बात में है ना, दुनिया भर की कर रहा हूँ, अपने वाले में मत ले लेना आप। ये दीप का सवाल ग्लोबल पर है। हाँ, सो लेकिन पैसा है तो मार्केट घटता नहीं है। दूसरी तरफ गोल्ड, फंडामेंटल्स मजबूत है लेकिन सेंटीमेंट खराब है तो बढ़ता नहीं। हर एक के साथ अलग अलग चीज़ें हो रही है और ये एक नई लर्निंग प्रोसेस है। सो आई थिंक थोड़े वक्त इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ किसी भी एसेट क्लास के मूव अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं और हो रहे हैं, वो चलते रहेंगे। हम भी देखते रहेंगे, हम भी इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। हमने कोई ये डिसाइड थोड़ी कर रखा है हम हमारे हिसाब से अडियल रहेंगे ना। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं और उसी में समझदारी है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो तन के खड़ा रहता है साफ हो जाता है जब इस तरह के तूफान आते हैं। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट इसी पर मेरा अगला सवाल आता है, अगर ये तूफान आ रहा है और आप कह रहे हैं कि रोज आपको थोड़ी नई स्किल्स या मार्केट को देखकर समझना पड़ेगा, तो इसमें हमारे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए, स्पेशली जो इस हफ्ते इस एक्शन ने हमें सिखाया? दीप, अमेरिका से भी और अपने यहाँ भी दोनों से एक चीज़ बहुत क्लियरली मुझे समझ में आ रही है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं साफ कह रहा हूँ कि आपको अपने साइकिल्स थोड़े से फास्ट करने पड़ेंगे। या तो बहुत ही मतलब आप इतना 3-5 साल का व्यू है और उस तरह के इन्वेस्टर, फिर तो आपको रोज का ये 10% का मूव आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। और वो तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया या जिन्होंने बच्चों के लिए शेयर लेके रखे हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन इसमें बीच में एक कैटेगरी ऐसे इन्वेस्टर्स की भी है जो महीने 2 महीने से लेकर साल 2 साल के 8 महीने 10 महीने 12 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। ये पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो 4 हफ्ते से 4-6 महीनों का पैसा लगा रहे हैं।
उनके लिए साइकिल्स बड़ी तेजी से बदलती हुई दिख रही है, तो उनको अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि साइकिल के एंड में 10% का अगर आपको इंडेक्स में मूव आता है नीचे की तरफ ले लेना है, 10% इंडेक्स का मूव बन गया, वहाँ पर वापस से एग्जिट कर लीजिए। इस तरह की चीज़ें उन्हें करनी है। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रेटजी में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र मैंने कल शुरुआत की थी, कल या शायद मंगलवार को की होगी, लेकिन अब मैं आज बहुत स्ट्रांगली करना चाहता हूँ और वो बहुत समझने की ज़रूरत है। इंट्राडे में मार्केट में जो मूव आ रहे हैं वो बहुत शार्प, स्विफ्ट, फास्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। जब तक आप सोचे 100-150 पॉइंट निफ्टी नीचे होता है, और जब तक आप वापस सोचे 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो जाता है, बैंक निफ्टी तो 400-500 पॉइंट का मूव इस तरह से दे रहा है। ऐसे में जो मैं कहता हूं कई बार कि आप पैसिव शिकारी हैं, आराम से गात लगाकर शिकार करने वाले, बैठे रहो, मेरा लेवल आएगा तब लूंगा, करेक्ट, एक तरीका तो वो होता है। उस तरीके में आप हो सकता है थोड़े ट्रेड्स मिस कर जाएं, राइट, क्योंकि अब है ना वो एकदम लास्ट वाले लेवल पे आए नहीं आए उससे पहले घूम जाए। सो अब थोड़ा सा तरीका, जब तक ये वॉलेटिलिटी है तब तक एक तरीका आपको बदलना है जी। वो क्या करना है, गिरते हुए मार्केट में टुकड़ों में खरीदना है। ओके, पहले लेवल पर खरीदना है और पहले इंपॉर्टेंट लेवल पर खरीदना, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। पहला लेवल खरीदने का जो होता है वो इंट्राडे के लिए मार्केट की ओपनिंग के बाद निकल कर आता है कि पहला सपोर्ट लेवल कहाँ आएगा, जहां बाजार खुले। फॉर एग्जांपल 17,550 के आसपास कल जहां बंद हुए 542 पे, अगर वहीं खुल जाते हैं तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 17,500 होता है। ओके। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपका 17,475 होगा, भले ही 25 पॉइंट नीचे। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपका 17,400 होता है। ओके। सो अब आपको ये करना है कि पहले इंपॉर्टेंट लेवल से पहले सपोर्ट लेवल से पहले या दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल तक खरीदना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपका निकल कर आता है 17,340-350 का। सो अगर आप इस गिरते मार्केट में खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि आज ही आप टुकड़ों में खरीदेंगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि कहां जाकर रुकेगा, पहली चीज। दूसरा, जब रिवर्सल होता है बड़ा शार्प होता है, और जब तक आप उस रिवर्सल को ट्रेड करने की कोशिश करें तब तक 25-30 पॉइंट वापस निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा, राइट, और तब आप एग्जैक्टली टाइम नहीं कर पाएंगे। सो एक तरीका ये कि टुकड़ों में खरीदना है। अब बेचने की बारी आई। कल हम जैसे बात कर रहे थे कि क्लोजिंग शो में कि 675-700 पार नहीं है, सॉरी 575-600 पार नहीं करेगा, या दिन के लिए 700 से 775 आपकी सेल रेंज है। अब आपको डिसाइड करना है कि 700 से मैं शुरू करूंगा, तो 700 पे भी बेचना है, 750, 775 पे भी बेचना है। 2-3 टुकड़ों में खरीदिए, 2-3 टुकड़ों में बेचिए, ताकि आपकी एवरेज परफेक्ट आए और आपका ट्रेड मिस ना हो। सपोज हायर रेंज पे नहीं गया या नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, लो रेंज पे तो आपने एक ट्रेड तो किया, और आपको चर्निंग फास्ट करनी पड़ेगी। ये जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी है उसमें बड़े पैसे बनाने का मतलब, वो कहते हैं कि ये पिच वो पर्थ मेलबर्न की है ना, मौका मिले, भारी उछाल वाली है आएगा। सो यहाँ पे ना एक आप लूज बॉल का इंतजार कीजिए, सिंगल्स लेते रहिए। 50-75 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, दर ट्रेड कर लिया, वो कर लीजिए। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है जहां आपको खड़े होकर एकदम कुंडली मार के बैठ जाना और 200 पॉइंट से नीचे नहीं बेचना, वो मार्केट आएगा तो हम स्ट्रेटेजी वैसी करेंगे। तो इसीलिए मैं जब इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए अभी जिस तरह का मार्केट है उसमें आपको धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदना है, 2 से या 3 टुकड़ों में खरीदिए, धीरे धीरे हायर लेवल पर टुकड़ों में बेचना है, 2 से 3 टुकड़ों में बेचिए। ये करके देखिए, ये फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर ही लेकिन पोजिशनल से मतलब 3-4-5 दिन का ट्रेड कर, जैसे मंडे टू फ्राइडे वाले वीकली ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल, उनको एक्सट्रीम तेजी के माहौल में बेचना है, एक्सट्रीम मंदी के माहौल में खरीदना। फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉइंट की वजह से आप नीचे खुल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मंगलवार की छुट्टी के बाद बुधवार को आप नीचे खुल रहे हैं, या गुरुवार को वापस नीचे खुल रहे हैं, करेक्ट, सॉरी बुधवार की छुट्टी के बाद। ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम माहौल है, वहां लेना है। 700-775 आया, उस समय मूड अच्छा लगता है, वहां बिना मतलब भावनाओं में देना है। एक बार ऐसा होगा कि आपका सपोर्ट लेवल टूट के नीचे जाएगा, और एक बार ऐसा होगा कि रुकावट के लेवल को पार करके जाएगा, लेकिन वो एक बार होगा, और तब आपका एक बार स्टॉप लॉस होगा। लेकिन उसके बीच में आप 8-10 राउंड जो कर लेंगे ना, मौका बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो वॉलेटिलिटी को छोड़ना नहीं है, राइट। और ये चीज आपको सीखनी है, और सीखने का तरीका सिंपल क्या है, अगर आप सीखने के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको पैसा कमाने का दिमाग से हटा देना है। दोनों चीज साथ नहीं हो सकती। राइट। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती है, कमाई के वक्त कमाई होती है। एग्जैक्टली। स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, कमाई नहीं करते थे। बिल्कुल।
और अगर आप कमाई करने में लग जाए तो फिर पढ़ाई नहीं कर पढ़ाई नहीं पाएंगे। कर पाते। आजकल बहुत सारे बच्चे, आजकल वो अमेरिका वाला कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ कि दिन भर कॉलेज वॉलेज करेंगे, बाद में कहीं छोटा मोटा काम करके अपना खर्चा निकालते हैं। अच्छी बात है, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों वाला आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ हर काम करने की एक उम्र होती है। तो ये 18, 20, 22, 25 साल तक की उम्र ऐसी है ना जहाँ जितना आप पढ़ लें। राइट। आज मुझे कोई पढ़ाने के लिए बिठाए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी उम्र निकल चुकी है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत रोज सीखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है, ये अनुभव ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो आई थिंक अगर आप इस वक्त इस चीज को सीखना चाहते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी कीजिए, एक एक लोड और सीख। इस बीच में इस प्रोसेस में पैसे बन गए, बहुत अच्छे। नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप लर्निंग करो कि इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, गिरते मार्केट में कैसे लेना है, बढ़ते मार्केट में कैसे लेना है। और आमतौर पर ये ट्रेडिंग की जो प्रोसेस है उसके खिलाफ है। आमतौर पर ट्रेडिंग में होता है कि बढ़ते हुए मार्केट में और ऐड करो, घटते हुए मार्केट में और बेचो। नहीं, रेंज बाउंड मार्केट, ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब मार्केट रेंज बाउंड हो और बहुत वोलेटाइल हो। तब रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट में आपको घटते घटते मार्केट में एक्यूमुलेट करना है, बढ़ते बढ़ते मार्केट में सप्लाई देनी है। ये सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर ये ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेंगे तो पैसे बन जाएंगे। तो नई वही आप जो कह रहे थे, नई चीज लर्न करने का वक्त है, वो यही चीज है। चलिए, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी में बदलाव है जो अप्रोच आपको करनी है। बताएं सर फिर आज की स्ट्रैटेजी। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, न बहुत नेगेटिव। ऐसे इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, 200 पॉइंट डाउन नीचे, उसके सामने 150 ऊपर बंद होकर डे हाई पर बंद हो तो फिर क्या खराबी है। लेकिन बाकी संकेत अच्छे नहीं। अच्छा, दूसरा आपका कच्चा तेल भी ठीक है, $93 के आसपास, तो 2 पॉजिटिव तो हमारे लिए हैं दीप। लेकिन डॉलर इंडेक्स, बाकी मार्केट का हाल देख के मूड ही बनता नहीं है। देखो कहाँ, दिखाओ जरा एशिया वालों का क्या हाल है। निक्के भी मैंने लास्ट देखा तब तो नीचे था, हांगकांग भी नीचे था। किसी को तेजी नहीं करनी ऐसा लग रहा है। शंघाई को छोड़ दो, जिसको तो अलग ही दिशा में चलता है भाई। अच्छा, निक्के 1/4% है, हांगकांग 0.5%, बाकी सिंगापुर वगैरह, ताइवान वगैरह भी कोई ऐसी बहुत अमेरिका की तेजी पर रिएक्शन देने के मूड में दिख नहीं रहे। सो बड़ा ठंडा सा काम है, सो इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। मेरे लिए वैसे देखा जाए तो ऑनेस्टली सिर्फ मुझे इंडियन मार्केट के लिए पूछेंगे तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे अमेरिका की तेजी चाहिए और मुझे कच्चा तेल नीचे चाहिए, तो मुझे तो दोनों मिले हैं ग्लोबल मार्केट से। डॉलर इंडेक्स से मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये आप न्यूट्रल है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, जो मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ दीप, क्योंकि ये थोड़े नंबर बड़े आए हैं। एफआईएस के नंबर सही है सामने। कैश मार्केट में 2300 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, बड़ी बिकवाली है। और ये पिछले 2-3 सेशन से थोड़ा सा बिकवाली का आंकड़ा आने लगा है। हालांकि कल की इस बिकवाली में ब्लॉक डील्स का भी हाथ है, कुछ बड़े ब्लॉक्स भी हुए हैं, 700-800 करोड़ की साइज़ के हुए होंगे, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बड़ा है। इस बड़े में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही 4190, 4200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 3500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो कल देखें तो हाल ही के दिनों का दोनों कैश और एफएनओ मिलाकर बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बिकवाली के आंकड़े में जो परसों की एमएससीआई की डील थी, रीबैलेंसिंग थी, उसका कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट भी है। उसमें कोई डाउट नहीं, उतना बड़ा नहीं। और शायद आज के बाद आपको आंकड़े छोटे और बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो मैं एफआईएस के आंकड़ों को आज से देखना ज़्यादा ठीक समझूंगा कि आज से क्या वाकई में साइज भी छोटी हो जाती है, बड़ी बिकवाली या बड़ी खरीदारी नहीं आती है। लेकिन कल तक के ये आंकड़े देखे तो एक बार डर तो लगता है कि भाई बहुत बेचा है, दम लगाकर बेचा है। 4 और 3 7 और 2 9 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है एफआईएस की डायरेक्शनल तौर पर। जो स्क्रीन देखकर तो नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा बेची होगी, बट है। लोकल फंड से 950 करोड़ का खरीदा है। डीआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं दीप। सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बताएं सर फिर आज के लिए जो बड़े लेवल्स हैं वो कौन से निकल कर आ रहे हैं? 17,400, 17,475 निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। गए तो 17,300, 350 आपके लिए खरीदारी की जगह बनेगी। 17,625 से 17,700 हायर रेंज है। इसके पार निकले तो 17,750 से 17,850 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बिकवाली करने की जगह। बैंक निफ्टी 38,800, 39,000 मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए। ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। नीचे का लेवल जो है वो एकेडमिक पर्पज से नोट करके रख लीजिए। 38,550, 38,750 आने की संभावना काफ़ी कम है। ऊपर एक बार इस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश आज फिर करेंगे हम, 39,550, 39,750, और ये बैंक निफ्टी के लिए आखिरी बाधा है। माफ़ कीजिएगा। एक बार इसे पार करके भागे
तो फिर 40,000 के पार निकलना तय है, ये साफ दिख रहा है। ऊपर की तरफ 39,850, 40,050 अगली हल्की फुल्की रुकावट की जगह जहां आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली शॉर्ट वहां पर नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी एक बार 39,750 के पार निकल कर टिक जाए तो फिर हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने के बारे में ना सोचें, बाय ऑन डिप्स का सोचें, वो ज़्यादा बढ़िया। तो 40,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है, शॉर्ट नहीं करने बड़े। चलिए, बट 40,000 का लेवल रेडार पर तो आ गया है, देखते हैं, इस पर रखेंगे नज़र। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? हाँ, सपोर्ट 17,550 के आसपास बंद हुए, 542 पे, 525, 500, 475 तीन छोटे लेवल है, 450, 403 मीडियम लेवल है, 360, 340 और 17,300 तक के बड़े लेवल्स के लिए आप सपोर्ट देखें। ऊपर 575, 625 दो छोटे लेवल हैं, 675, 700 मीडियम लेवल है, फिर 750 से लेकर 850 तक के लेवल, 750, 775, 800, 850 हाई लेवल्स निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,300 पर आप बंद हुए हैं बैंक निफ्टी में, और आपका जो पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो 39,250, 39,200 और 39,050। ये तीन छोटे सपोर्ट लेवल जो विजिबल है, इसके नीचे के चांस कम है, सिर्फ नोट करके रखें। मीडियम लेवल 38,925, 38,850 और 38,700 है, 800 और उसके ठीक पीछे 38,750, 38,700 के लेवल ये सपोर्ट के तौर पर। हायर साइड पर 39,450, 550 और 600 तीन छोटे हैं, 650, 700, 750 तीन मीडियम है, और उसके बाद 39,850 और 39,950 ये लेवल से ऊपर निकल कर आ रहे हैं। चलिए सर, अच्छा, कल की गिरावट में एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एफआईएस की पोजीशन कम हो गई। ये सरप्राइजिंग कम है मेरे लिए, शॉकिंग ज़्यादा है। शॉकिंग ज़्यादा है। हाँ, मतलब 43% से 27%। क्या हुआ पता नहीं, ऐसा इंडेक्स छोड़ा है एकदम उन्होंने। अगर आज के लिए दीप, अगर कोई मुझे नेगेटिव देखना है आज के मार्केट में, तो सिर्फ एक यही नेगेटिव है कि एफआईआई ने इंडेक्स भी दबा कर बेचा है। चलो मान लिया एमएससीआई रीबैलेंसिंग का कुछ एडजस्टमेंट है, तो उसमें इंडेक्स क्यों बेचेंगे? तो मुझे लग रहा है ये डॉलर इंडेक्स का जो बढ़ना है ना, ये थोड़ा एफआईआई को पसंद कम आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आमतौर पर अब तक का ट्रेंड जो रहा है कि डॉलर इंडेक्स जब जब बढ़ता है ना, तो इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली शुरू होती है। मुझे डर ये है कि कहीं वापस से वो वाला कांड नहीं हो रहा हो 18,000 के से जो हम 15,200 आए थे। अब फिर तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शुरुआत हो रही हो, इसलिए मैं एक दो दिन एफआईआई के डेटा को बहुत गौर से देखना चाहता हूँ। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि पहली चीज तो है कि अब 27% ही है, बेच के कितना बेचोगे, राइट, है ना? अल्टीमेटली बेचने की भी तो लिमिट है ना, आपके पास हो गया तो बेचोगे। सो एक ये है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो निफ्टी में घट कर आया 137 से 116, मार्केट थोड़े हल्के हुए। ये छोड़ो, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखने लायक है, 143 से 93, 50 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में घट गया, जबकि बैंक निफ्टी कल खराब नहीं था, इतना नहीं खराब था बिल्कुल, लेकिन वॉलेटिलिटी में आपका पोजीशन हल्की हो गई। आप ये भी कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी थी तो उस वजह से भी हुआ होगा, थोड़ा घटा, लेकिन घटा तो है ना। फिर विक्स आपका थोड़ा बढ़कर आया जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था। सो आई थिंक थोड़े से इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं, लेट्स सी। डेटा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बताएं फिर मौजूदा पोजीशन सर। स्टॉप लॉस कल वाले ही दीप 17,400 इंट्राडे, 17,300 क्लोजिंग, और कल 17,467 से हम घूम गए थे। जिनको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है वो 17,450 का भी लगा सकता है, आपकी इच्छा पर है। बाकी 400 और 300 ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी 38,800 एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। जिनको छोटा लगाना है वो 39,000 का भी लगा सकता है, वहाँ पर आपको छूट है आपकी मर्जी के हिसाब से। शॉर्ट पोजीशन के लिए कल का स्टॉप लॉस जो था 17,800, आज भी 17,800 ही रहेगा। जिनको छोटा करना है वो 17,700 भी कर सकते हैं, लेकिन सही स्टॉप लॉस तो 17,800 निकल कर आता है। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 39,750 का है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इंट्राडे भी और क्लोजिंग, इसमें छेड़छाड़ नहीं। क्लोजिंग में आपको छोटा लगाना है 39,650 कर दो, अब 650 ही करे तो 100 पॉइंट और सही 750। ठीक है सर, ओके। नई पोजीशन खरीदा निफ्टी 17,400, 475 की रेंज में एक्यूमुलेट कीजिए, 450 में लीजिए, 425 के आसपास आए और ऐड कीजिए, 325 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 340 से थोड़ा सा नीचे 500, 525, 550 तीन छोटे टारगेट हैं, 575, 600, 625 तीन मीडियम टारगेट, 650 से 700 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में ज़रूर खरीदारी करनी है, मौका देखना है। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो कल के लोज 17,467 का है, उसके 15-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 17,450 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 17,575, 625 दो छोटे टारगेट है, 675, 700 मीडियम टारगेट है, 750, 775, 800, 850 के फाइनल टारगेट के लिए 17,450 कल के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप न मिले या थोड़ा आपको 17,500 के आसपास एंट्री करने का मौका मिल जाए तो ये भी आप काम कर सकते हैं।
जो लोग बेचना चाहते हैं 17,675 से मूड बनाइए, आप 700 में बेचें, 750, 775 में सबसे बढ़िया जगह दो है, 700 और 775। जितना 775 के नजदीक बेच पाए बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस होगा आपको 850 का। टारगेट जो बनेंगे 625, 600 और 575, तीन छोटे टारगेट। 550, 525 और 500 मीडियम टारगेट, 475 और 400 बड़े टारगेट, जिसके लिए बिकवाली करनी है आपको। ठीक है। सो ब्रॉडली आप ये समझिए दीप की रेंज जो दिख रही है, नीचे 17,400, ऊपर 17,800, 775 बेसिकली, ये रेंज आपकी निकल कर आ रही निफ्टी में, जो वायदा कारोबार के डेटा के लिए आज से। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी 38,800, 39,000 जो कल की रेंज है, जहां एग्रेसिव ट्रेडर्स कल हमने खरीदारी की राय दी थी, आज एग्रेसिव नहीं, आज नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए वहां पर है, वहां है तो खरीदारी कीजिए। 38,650 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इस रेंज में डेफिनेटली चांस लीजिए, लेना ही चाहिए। और 39,125, 200, दो छोटे टारगेट हैं, 250 भी छोटा ही माना जाएगा। फिर मीडियम टारगेट 39,325, 450, 550, 600 और 650 फाइनल टारगेट के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सीधा 39,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय होगी, जो कि 300 पॉइंट नीचे है। 39,450, 550 और 600 तीन छोटे टारगेट, 650, 700, 750 मीडियम टारगेट। इसके ऊपर की संभावना कम है, खाली नोट करके रखें। 39,850 से 39,950, ये आपके लिए बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय। अब आइए बैंक निफ्टी बेचने की राय। जिन्हें बेचना है बैंक निफ्टी 39,550 से 39,750 की रेंज में, दीप जरूर बेचना। एक चीज है यहाँ पर जो करना है, बैंक निफ्टी 4 बार नॉक कर चुका है, 3 से 4 बार। 39,500 से 39,750 के रेंज में 4 से 5 बार आ गया। पार करूं पार करूं पार करूं, हो नहीं रहा, बार बार घूमता है। किसी एक दिन तो ये छप्पर फाड़ेगा। अब जिस दिन फाड़ेगा उस दिन स्टॉप लॉस लगा लेना भाई। और जब तक नहीं फाड़े तब तक 4 राउंड हो गए, 2-4 राउंड और हो जाए तो छोड़ो क्यों। तो 550 से मूड बनाइए कि 500, 550 पे यहीं बेच दें, या 600, 650 में बेचें, या 700, 750 का इंतजार करें। तो ये तीन जगह है जहाँ पर आपको बेचना चाहिए। 500 से 750, 39,000 पे ये बेचने की राय है। एक बार एग्रेसिव ट्रेडर जरूर बेचें, बिना स्टॉप लॉस ना बेचें। अपने पास हथियार एक ही है, बचाओ, हथियार तो नहीं, ढाल बचने के लिए स्टॉप लॉस 39,850। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये अभी जो माहौल है उसमें आप जो भी ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करो। टुकड़ों टुकड़ों में भी लेना तब भी स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ये ध्यान रखिए। बिना स्टॉप लॉस के रिस्क ही बड़ा हो रहा है। सो या तो आप बहुत आराम से ट्रेड करें, और अगर एग्रेसिवली ट्रेड करें तो बिना स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं करना। 39,850 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 39,325, 250 और 203 छोटे टारगेट है। 39,050, 38,925 दो मीडियम टारगेट है। 38,850, 800 और 750 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेचने की राय डन सर। तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज? कोई काम के नहीं, बहुत ही छोटे हैं, और सीरीज का पहला दिन है आज। कोई जो हम डेटा डिस्कस कर चुके हैं उतने काफ़ी है। ठीक है सर। अच्छा, स्टॉक्स के लिहाज से काफ़ी सारा एक्शन होगा सर, क्योंकि निफ्टी के बदलाव है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बदलाव है, निफ्टी 500 और काफ़ी सारे वो हैं जी। और अदानी को लेकर काफ़ी सारा चर्चा भी चल रही है। अब निफ्टी में भी एंट्री होने वाली है सर इसी? 30 सितंबर से आई थी। 30 सितंबर से अदानी एंटरप्राइजेस शामिल होगा और शी सीमेंट बाहर होगा निफ्टी से। इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, एक और चीज़ जो नई सीखने समझने को मिल रही है। एक ज़माना था जब हम मतलब है ना निफ्टी में ये सोचते थे कि एक पर्टिकुलर पी मल्टीपल पर आने पर ओवर बोट हो गया और बेच दो और सब निकल जाओ। अब वो चीज़ें भी बदल रही है, आप ग्रेजुअली देखिए। मतलब वो चीज़ें वो रही नहीं। अब आप देखिए आज 20 से 21 के पी मल्टीपल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। शी सीमेंट जो बाहर निकल रहा है वो 40 के मल्टीपल पर है, ठीक है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज जो आ रहा है 380 के मल्टीपल पर है। अब अगर आप सोचिए ये सारे जो महंगे महंगे मल्टीपल, इनफैक्ट अंबुजा एससीसी हालांकि निफ्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सारे महंगे मल्टीपल पर। सो ऑटोमेटिकली आपका निफ्टी का पी मल्टीपल और बढ़ जाता है ज़्यादा बिना कुछ किए। सो अब आप उसे महंगा मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं जी। दूसरी चीज़ है कि आज अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी में आने की भी अपनी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आता है। आप देखिए, और आज ही मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि इस पूरे साल में इस कैलेंडर ईयर 2022 में, यानी ये पिछले 7-8 महीनों में जितना मार्केट कैप बढ़ा है उसका लगभग 80%, 75% मार्केट कैप अदानी ग्रुप के शेयर से है बीएसई में। सो अगर आपके पास 7 स्टॉक हैं अदानी के,
तो मतलब आपने 80% तेजी कवर कर ली मार्केट की, करेक्ट। सो आई थिंक ये रीबैलेंसिंग, ये को नई लर्निंग आएगी धीरे धीरे कि पुराने पी मल्टीपल को लेकर जो बैठे हो भाइयों भूल जाओ। अब वो नैस्डैक टाइप के मल्टीपल होंगे जहाँ पर आपको अर्निंग्स को कम देखना है, फ्यूचर को आगे देखना है, जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं। और रहा सवाल फंड्स का, तो फंड्स की तो मजबूरी है। जो ETFs हैं, जो इंडेक्स फंड्स हैं, उन्हें तो जो इंडेक्स में आपको याद होगा हमने कई सारे स्टॉक्स का जिक्र किया जहाँ पर हमने देखा अरे ये स्टॉक फंड के पास कैसा है। हाँ, फिर समझ में आया कि अगर वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का हिस्सा है लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग बदलाव है। देखिए, इंटरेस्टिंग ये नहीं कि अदानी एंटरप्राइज है, इंटरेस्टिंग ये कि अदानी ग्रुप का कौन सा अगला स्टॉक है जो इंडेक्स में आएगा। वो नीचे वाले इंडेक्सेस में भी काफ़ी सारे हैं, 500 में भी हैं। हाँ, वो तो एक का बदलाव ऊपर से बदलाव होता है, नीचे वाले सारे होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से अदानी जगह खाली करेगा वहाँ पे शी सीमेंट घुसेगा। तो चलिए, नजर रहेगी। स्टॉक तो बढ़ना ही है अब मतलब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बढ़ने की राय देना और स्पेशली इस तरह की खबर के बाद ये तो बड़ा आसान काम है जी। गिरने की राय देना ही तो मुश्किल काम है। exactly. और वो तभी होता है जब कभी इंडेक्स में आपको खराबी दिखे ग्लोबल टर्म में, उसमें भी वापस बढ़ने में आगे रहते हैं। सो अभी तो ठीक है, इन स्टॉक्स का बढ़िया समय चल रहा है, करेंगे बिल्कुल। चलिए, तो नजर रखेंगे अदानी ग्रुप स्टॉक्स, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस पर। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और कौन से सेक्टर्स हैं, खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आइए जानते हैं। कुशल, साथी अरमान, नुपुर और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, खबरें कौन सी हैं आपके पास? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो आपको MRPL पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी 2 प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के हैं उसका नींव रखने वाले हैं। एक तो BS6 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है और दूसरा एक डिसैलिनेशन प्लांट है मंगलुरु का। साथ ही GMR इंफ्रा पर नजर रखिए, यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी आज बोर्ड बैठक करती हुई नजर आएगी। यही नहीं, US के लिहाज से अगस्त महीने का जो जॉब्स डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आगे चलकर यहाँ पर आपको फोकस रखना है। साथ ही ऑटो सेल्स नंबर्स जो बचे हुए थे वो आते हुए दिखे हैं, जिसमें हीरो मोटो का पहला है। अनुमान से कमजोर नंबर्स है, अनुमान 4,80,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले अगस्त में जो कुल बिक्री आई है वो 4,62,000 यूनिट्स की कंपनी ने पोस्ट की है। तो ओवरऑल सालाना आधार पर 2% तक की बिक्री में बढ़त हमें देखने को मिली है। आइशर मोटर्स कंपेरेटिवली यहाँ पर काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही है, हम एक्सपेक्ट भी ऐसा ही कर रहे थे। और अब देखिए 53% बढ़कर 70,112 यूनिट्स रॉयल एनफील्ड की आइशर मोटर्स ने बेची है। 70,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, तो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आइशर मोटर्स की तरफ से आ रही है। साथ ही मारुति सुजुकी ने कल अपने सेल्स डेटा पोस्ट किए थे और आज इन्होंने प्रोडक्शन डेटा अपना जारी किया है अगस्त महीने का, जहां पर 40% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर प्रोडक्शन नंबर्स में, और मंथ ऑन मंथ आधार पर लेकिन रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस है, करीबन 13.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। खबरों में 2 है, पहला तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का जो हिस्सा बिक्री है उसके लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर दीपम ने लीगल एडवाइजर के लिए RFP जारी किया है। नेस्ले और अबॉट इंडिया के लिए भी अच्छी खबर की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इन्फेंट फूड यानी बच्चों के खानपान वाले जो पदार्थ हैं उनके लिए BIS मानक जो है वो अनिवार्य होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम, और इस वजह से आप देखिए नेस्ले और अबॉट इंडिया जो 2 कंपनियां इस कैटेगरी में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर बन रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स खबरें आप आज के लिए। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें आपके पास? जी, NTPC पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है NTPC ग्रीन एनर्जी में हिस्सा खरीदने के लिए आर्सेलमित्तल, ब्रुकफील्ड, कनाडा पेंशन, उनके समेत 13 बीडर्स ने लगाई है जो बोलियां, और इसमें जो है NTPC ग्रीन एनर्जी में 5 से जो 10% हिस्सेदारी है वो बेचेगी, और इस हिस्सेदारी बेचने के जरिए कंपनी लगभग 2,000 करोड़ जुटाने वाली है। उसी के साथ साथ कंपनी बांग्लादेश में पहला पावर प्लांट को अक्टूबर में और दूसरे पावर प्लांट को अगले साल मार्च में शुरू करने वाली है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जिसका IPO मंडे को खुलने वाला है उस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने उन्होंने IPO लाने के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल है उन्हें अर्जी दी है, और IPO पर अब सेट जो है वो अंतिम फैसला लेने वाला है। KEC इंटरनेशनल, कर्नेक्स माइक्रो पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों ने कंसोर्शियम के साथ जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है वहां पर 255 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इनको LOA मिला है। FL इंडिया कंपनी ने टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर 133 करोड़ में अगर आप देखेंगे तो लगभग
12.5% जो हिस्सेदारी है वो बेची है। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड ने 3000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। मैंगलोर केमिकल की अगर बात करें तो वहां पर कंपनी ने अमोनिया एनर्जी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया है और अमोनिया और यूरिया प्लांट के ऑपरेशंस को दोबारा शुरू किया है और ये जो है ये शुरू 1 जून से, अगर आप देखेंगे 1 जून को जो ऑपरेशन है वो बंद किया था। और अंत में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 800 करोड़ तक फंड जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और ये इक्विटी शेयर्स, वारंट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या QIP के जरिए ये फंड जो है वो जुटाया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें। फंड रेजिंग को लेकर भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अब एक्शन में आ सकता है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑरोबिंदो फार्मा, काफ़ी टाइम बाद एक्सपेंशन की न्यूज़ आती दिखी है। कंपनी की जो सब्सिडरी है क्योराटेक, वहाँ पे 300 करोड़ का विस्तार कंपनी करने वाली है और FY 26 तक की जो एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये ऑपरेशनल हो जाएगी। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस भी आज फोकस में, क्योंकि रेलिगेयर फिनवेस्ट द्वारा जो वन टाइम सेटलमेंट ऑफर मिला था उसे आधे से ज़्यादा लेनदार से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि SBI से अभी तक कोई मंजूरी नहीं आई है। कंपनी को जो अमाउंट देना है वो 5340 करोड़ से ज़्यादा का है। हिंदुजा ग्लोबल और नेक्स्ट डिजिटल भी आज फोकस में, क्योंकि जो मर्जर है उसके खिलाफ अभी सेबी में शेयर होल्डर्स ने याचिका दी है। कंपनी का कहना है कि ये सारे जो आरोप लगे वो गलत है। बल्क डील से डुडला भी आज फोकस में, क्योंकि जो इन्वेस्टर है TPG उन्होंने 40 लाख शेयर्स बेचे हैं और जो खरीदने वाले हैं वो काफ़ी लंबे लिस्ट है। प्लेटस वेल्थ मैनेजमेंट जैसे नाम है, उसमें अशोका इंडिया है और जो भाव जिस पे इन्होंने खरीदे वो 509 के आसपास का है। महिंद्रा लॉजिस्टिक भी आज फोकस में, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी है उन्होंने करीबन 4 लाख के शेयर्स बेचे हैं 480 के भाव पे। रूट मोबाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रमोटर ने 12 लाख शेयर्स 1431 के भाव पे बेचे, तो फोकस में रहने वाला ये स्टॉक। विजय डायग्नोस्टिक भी आज फोकस में, क्योंकि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के जो 19 लाख शेयर्स है वो 350 के भाव पे बेचे और जिन्होंने खरीदे वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, तो ये भी आज इंपॉर्टेंट स्टॉक फोकस में रहेगा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आज फोकस में, क्योंकि वहाँ पे भी जो प्राइवेट इक्विटी है जनरल अटलांटिक सिंगापुर उन्होंने करीबन 16.5 लाख से ज़्यादा 1230 के भाव में कंपनी के शेयर्स बेचे और जो खरीदने वाले वो एमरेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, तो कई सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं और कल हमने देखा भी था काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन आपको दिख भी रहा था। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं पहले आज कौन सी सेक्टोरल रिपोर्ट्स लेकर आए आप? पांचों 2 सेक्टर्स आज सबसे पहले फोकस में रहेंगे। सबसे पहला ऑटो है, दूसरा बैंक्स है। ऑटो के साथ शुरुआत करता हूं। देखिए मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में अगर आप देखें तो जो डिमांड मोमेंटम है काफ़ी बढ़िया। 2 व्हीलर्स में रिकवरी है, PV ठीक ठाक कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में अगर आप देखें तो जो MHCVs हैं वो LCV से बेहतर काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स भी बिक्री के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। एक एक कर अब रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। मारुति पर देखें तो मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 9688 रुपये के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 10,782 रुपये का लक्ष्य दिया है। और मान लें कि जो चिप्स की शॉर्टेज की समस्या आती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हल होती हुई नजर आ रही है। टाटा मोटर्स यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 503 रुपये का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 567 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी ने M&M पर देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1386 रुपये के लक्ष्य के लिए। और TVS मोटर्स यहाँ पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 980 रुपये का करीब का जो लक्ष्य दिया है। हालांकि 1015 की जो है कल की क्लोजिंग है। अब आते हैं बैंक्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ICICI बैंक, क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है 950 से बढ़ाकर 1025 कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी सिमिलर रेटिंग है, लक्ष्य 640 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। इंडसइंड बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1150 से बढ़ाकर 1280 कर दिया है। और बैंक्स में फिलहाल के लिए देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1900 से बढ़ाकर 1950 कर दिया। ओके, तो ये है तो आपकी सेक्टर वाली। सेक्टर के अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स है और कोई इंटरेस्टिंग? सर रिपोर्ट्स ढेर सारी हैं। इसके अलावा अच्छा। भी देखिए SBI कार्ड्स पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1260 रुपये के लक्ष्य लिए, 928 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि SBI का जो है कैशबैक कार्ड है वो अगर ठीक ठाक चल गया तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में जो है और रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी एडिशन देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए। L&T यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1960 से बढ़ाकर 2070 कर दिया है। नोमिरा ने खरीदारी की राय दी है 2065 के लक्ष्य के लिए। BHEL पर सर रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया लग रही है नोमिरा की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है
प्ले रिड्यूस की रेटिंग देते थे, अब न्यूट्रल की राय दी है। और लक्ष्य में भी देखें तो सिग्निफिकेंट इजाफा किया है, 27 रुपये से सीधा लक्ष्य को बढ़ाकर 65 कर दिया है, 60 रुपये के करीब की क्लोजिंग है। और मान रहे कि जो रिस्क रिवॉर्ड है फिलहाल जो है काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, इंप्रूव हो रहा है। आगे जाकर EPS में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है, इसके लिए इनका व्यू बदल गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखी है 356 के लक्ष्य के लिए। सिप्ला पर जो है मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1205 के लक्ष्य के लिए। सन फार्मा पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1100 रुपये का लक्ष्य दिया है। ऑरबिंदो फार्मा पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 710 से बढ़ाकर 730 कर दिया है। कह रहे कि इंजेक्टेबल्स इनकी जो सेल्स है इसमें एक पिकअप देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर सिटी जो है नेगेटिव है, इन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 2820 के लक्ष्य के लिए। जोमेटो पर जेफरीज की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 100 रुपये के लक्ष्य के लिए 62 रुपये पर स्टॉक आ गया है। ये मान रहे कि जो क्विक कॉमर्स है ये काफ़ी अर्ली स्टेज में है और 30 मिनट की डिलीवरी वाला जो सिस्टम है यहाँ पर रहेगा, आपकी ग्रेजुअल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अंत में MCX यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1287 की क्लोजिंग है, 1300 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो काफ़ी हद तक फ्लैट ही, इसके लिए जो इनका नेगेटिव व्यू है वो बरकरार देखने को मिला है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे, और एक्शन को बढ़ाने से पहले बता दें कि आज दोपहर 12 बजे 11:56 पर आप देख पाएंगे RBI गवर्नर का लाइव एक्सक्लूसिव हिंदी इंटरव्यू आज दोपहर 12 बजे। तो महंगाई से लेकर ग्रोथ सभी मुद्दों पर उनसे होगी बातचीत। ग्रोथ या महंगाई, अब किस पर फोकस करेगा RBI? रुपए को मजबूत करने का क्या है शक्तिशाली प्लान? डिजिटल लेंडिंग ऐप पर कैसे लगेगी लगाम? देखिए RBI गवर्नर शक्तिकांता दास के साथ मेरा एक्सक्लूसिव हिंदी इंटरव्यू सिर्फ जी बिजनेस पर। मिस मत कीजिएगा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू RBI गवर्नर के साथ दोपहर 12 बजे। लेकिन आइए तब तक बढ़ते हैं आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार, करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और सिद्धार्थ जी चारों हमारे साथ हैं तैयार, सबका स्वागत है। सिद्धार्थ जी आज आप जल्दी आ गए, आप ही शुरुआत कीजिए, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आपने गुगली डाल दी सुबह को, हर बार मैं लास्ट ही रहता हूँ पिक ऑफ द डे देने में, तो पर आज आपने गुगली डाल दी जी। तो तैयारी है या घूम फिर के आऊं वापस? ऑल टाइम फेवरेट। नहीं अनिल जी आपने बहुत अच्छा किया, आज पहले शुरुआत करने दी जी, ओपनिंग बैटिंग जी बताएं सर। तो पिक ऑफ द डे के हिसाब से मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की राय है। आप सभी जानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल का दिग्गज कंपनी है, फिनोलिक्स में बेहतरीन बिजनेस है। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन अब होने वाला, जो पिछले 3 साल में कर दिया है अब और करने वाले हैं, 1500 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन। और एक नए बिजनेस में आ रहे हैं, वो है फ्लोरीन बेस्ड केमिकल, जैसे कि नवीन फ्लोरीन, SRF जो फ्लोरीन बेस्ड केमिकल बनाती है, अब दीपक नाइट्राइट भी बनाएगी, तो ये बेहतरीन कंपनी है। आज जो स्टॉक, कल का जो क्लोजिंग था 2006 का था, तो आज का आपको अगर टारगेट रखना है तो 2060 थोड़ा लंबा समय दे दे तो 2700 रुपए के टारगेट के लिए भी दीपक नाइट्राइट खरीदा जा सकता है। दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करने की राय 2060 के टारगेट के लिए, ये है आपके शॉर्ट टर्म के लिहाज से। आइए तैयार है बंसल जी भी हमारे साथ। बंसल जी, सिद्धार्थ जी जल्दी आए, मतलब रिलेटिवली जल्दी आए, वो हमेशा आते हैं उससे, ऐसा नहीं कि आपसे जल्दी आए, आप निराश मत होइए। मैं ऐसे देखा जैसे जल्दी आए आपका मुंह उतर गया, आप तो सबसे पहले आए ही हैं। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज जल्दी बेशक सिद्धार्थ जी टाइम से पहले आए हैं, बट आज मुझे लगता है अनिल जी शुरुआत आपको हिमांशु जी से करनी चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि आज अनिल जी वो अपनी रेगुलर सीट से शो नहीं कर रहे हैं, अमूमन ऑफिस से करते हैं, या तो कुणाल जी की नगरी से कर रहे हैं, या अनिल जी पहाड़ों पे गए हुए हैं अपने, मतलब कि होम टाउन हिमाचल। अच्छा, तो हिमांशु जी बताएंगे। आज अनिल जी मुझे लगता है शुरुआत आपको हिमांशु जी से करनी चाहिए थी, बट आप मेरे पास आ गए। तो अनिल जी मैं अब बता रहा हूँ सिद्धार्थ जी के पास। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कल एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मच अवेटेड नेकलाइन को तोड़ा है, तो LIC हाउसिंग पे खरीदारी की राय है 408 का स्टॉप लॉस लगाना है 435 के लक्ष्य के लिए।
LIC हाउसिंग है मेरा पिक ऑफ द डे। LIC हाउसिंग में खरीदारी करने की राय कल ही मेरे ख्याल से वागले साहब की तरफ से भी पिक आई थी। बिल्कुल। हिमांशु जी, ऐसे आपके बैकग्राउंड को देखकर तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पहाड़ों में हैं, हिमाचल में हैं कहीं, या मतलब ऐसा अच्छा खासा सोफार पर्दे नज़र आ रहे हैं, या तो इसका मतलब कहीं कहीं आपके पीछे बंसल जी ने जासूस छोड़ रखे हैं जो उन्हें बताते हैं कि आप कहाँ हैं। मतलब हमें तो ये लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा घर से कर रहे होंगे, ऑफिस से नहीं करेंगे, और क्या फ़र्क है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग बंसल जी और बाकी पैनलिस्ट को भी। अनिल जी बेसिकली क्या है ना, जो ये जितने भी एनालिस्ट है ना अनिल जी, सबको आदत पड़ चुकी है हर चीज में बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने की। हालांकि अप्रिशिएट करूंगा बंसल जी के इस IQ लेवल को। मैं अनिल जी जयपुर से कर रहा हूँ आज शो। अच्छा। आज यहाँ पर एक इन्वेस्टर मीट है, तो यहाँ पर जयपुर से कर रहा हूं। ऑनेस्टली बंसल जी को इस बारे में शायद पता नहीं था, तो उनका गेस वर्क अच्छा है काफी। मतलब कम से कम दिल्ली से बाहर, इतना तो अंदाजा सही लगा है। बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। जी जी अनिल जी, तो अनिल जी मैं आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो बिल्कुल अनिल जी, जैसे आपने कहा कि इंडेक्स में दोनों तरफ के ट्रेड्स बन रहे हैं, दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल जी की बहुत ही शानदार बुलरन देखने को मिल रही है ब्रॉडर मार्केट्स में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में। मतलब काफी इजी मनी है, बहुत सिंपल से ब्रेकआउट के साथ फॉलोअप देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक 5, 7, 10% एक एक दो दिन में मूव दे रहे हैं। तो अगर वहां पर अच्छे ब्रेकआउट ढूंढे जाए तो काफी अच्छा पैसा वहां पर बन सकता है। और ऐसा ही कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है जो कि मेरे रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है RPG लाइफ साइंसेज। बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म चार्ट पर यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक ने ऑल टाइम हाइज पर कल क्लोजिंग दी है। 778 रुपए का क्लोज है अनिल जी, और मुझे लगता है ये स्टॉक फर्दर बड़े मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो 840-850 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं, RPG लाइफ साइंसेज मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगी। 756 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त RPG लाइफ में खरीदारी करने की। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी देखिए, प्रभात तो आपकी शुभ होने वाली है अनिल जी। सुनने में आया है RBI गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं अनिल जी। बिल्कुल, 12 बजे आज 11:56 पर हम लाइव उनके साथ इंटरव्यू करेंगे और हिंदी में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा। तो बिल्कुल आप सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जरूर जुड़िएगा। तो ये एक बड़ा इंटरव्यू आज आपके लिए आने की तैयारी में। अनिल जी देखिए, वो सब तो ठीक है। हाँ अनिल जी देखिए, RBI गवर्नर साहब से मिले तो कुछ ताजे नोट अनिल जी, नए छपे हुए नोट, उन पर उनके हस्ताक्षर लेकर आ जाइए अनिल जी। उनके हस्ताक्षर हर एक नोट पर होते ही है वैसे तो बिना उनके हस्ताक्षर का तो नोट चलता ही नहीं है। बाकी अभी हाल ही के नियमों के मुताबिक किसी भी नोट पर लिखना मना है। लिखने के बाद वो हाँ वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हाँ मैं ये जरूर कहूँगा, वो कई बार होता है ना शादी वादी में नए नोट की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो बैंक में जाके गड्डी निकलवाते हैं, भाई हमारे लिए गड्डी निकाल के रखना, नए नोट आएंगे। जी बंसल जी। वो भी चलेगा अनिल जी, वो भी चलेगा अनिल जी। धन्यवाद दीजिए अनिल जी। कुणाल जी ने आपको ये अनिल जी, कुणाल जी ने आपको फटे पुराने नोट नहीं दिए, गवर्नर साहब से चेंज करा दीजिएगा अनिल जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और एक जमाना था एक्चुअली, मतलब हाँ मतलब हमारे स्कूल के कॉलेज के दिनों में मतलब है ना, वो नोट ऐसे पुराने होते थे जिसमें टेप वेप लगा के, या तो उसको कहीं चलाने के चक्कर में लगे रहते थे लोग कि मतलब रेलवे स्टेशन पे गए, आपने कुछ खरीदा, ट्रेन चलने वाली, जल्दी से टिका के निकल गए। या फिर मतलब है ना कुछ लोग इसका बिजनेस करते थे, जो पुराने नोट डिस्काउंट पे लेते थे वो बैंक में जाकर। बंसल जी ऐसा सब किया हुआ है आपने? अनिल जी बिल्कुल, आप अनिल जी यादें ताजा करा दी आपने। ट्रेन चलने वाली है, चाय वाले को पकड़ा दिया, समोसे वाले को पकड़ा दिया, ट्रेन में चल गए अनिल जी। 100%, ये लगभग सब लोगों ने किया हुआ है, लगभग सब लोगों ने किया हुआ है। और बिजनेस भी चलता था। हर एक गांव कस्बे शहर में 1-2 लोग ऐसे होते थे और बाकायदा बोर्ड पे लिखा जाता है, यहाँ फटे पुराने नोट लिए जाते हैं। हाँ ये बोर्ड तो देखा। हाँ देखा ना, ये वो एक्चुअली वो बिजनेस होता था। और 20-25%, 15%, 10% जो बन जाए करना क्या। एनीवे, तो चलिए ये है आपके लिए। हाँ कुणाल जी बताइए पिक ऑफ द डे।
अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे भी एक बैंकिंग स्टॉक है अनिल जी। फेडरल बैंक में मुझे जबरदस्त तेजी बनते हुए दिख रही है, लगातार कई बार खरीदारी की भी राय लोगों ने दी है और इसमें 115 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा, तो मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी। 124 रुपए के टारगेट से खरीदारी करें, 116 पर स्टॉप लॉस रख लें, तो फेडरल बैंक पर मेरी खरीदारी की राय। फेडरल बैंक ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। आइए सुमित जी भी है तैयार। सुमित जी सुप्रभात, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑटो सेक्टर में वैसे भी मजबूती है और M&M चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंटिन्यूसली एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और ये तेजी जारी रहनी चाहिए। 1300-1310 के आसपास M&M में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1280-1285 के पास है, तो 1285 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1340 रुपए से लेके 1350 रुपए तक के टारगेट M&M में 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 1285 के स्टॉप लॉस से, 1340 से 1350 के टारगेट्स में। ओके, 1340-1350 के टारगेट्स M&M इस पर रखनी है आपको नजर। ऑटो काउंटर्स ही फोकस में रहने वाले हैं। एक हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। थोड़ा अनुमान से कमजोर आए हैं नंबर्स इनके। हिमांशु जी चार्ट्स क्या कहते हैं सर हीरो मोटोकॉर्प? दीपांशु देखिए, ओवरऑल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है फिलहाल। 2700 और 2700 और 2900 की रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस नंबर के बाद भी अगर कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी ही करके चलना चाहिए। जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर 2700 रुपए के ऊपर बना हुआ है, ओवरऑल चार्ट सेटअप और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में इवेंचुअली यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जब ये स्टॉक 2900-2950 के ऊपर निकलेगा तो फिलहाल अगर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। तो डिप अगर मिले तो खरीदारी करके आप चल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं कैसे रहेगा एक्शन। आयशर ये भी फोकस में रहेगा। कुणाल जी इसके चार्ट पर कोई नजर? यहाँ पर तो बेहतरीन बिक्री के आंकड़े आए हैं आयशर की तरफ से। देखिए गजब का चार्ट है दीपांशु। मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय दी थी, वहां से एक तेजी बनते हुए देखी और ऑटो काउंटर्स पर हम लगातार बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। आयशर मोटर्स का चार्ट भी बहुत दमदार है। स्टॉक में काफी अरसे बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब 3300 रुपए के आसपास, जो कि कल का इंट्राडे लो है, तो 3300 के आसपास स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। और हमें लगता है कि इसमें 3500 का लेवल पार हुआ तो 3700 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है निश्चिंत होकर के बने रहें, स्टॉप लॉस अवश्य लगा लें। ओके, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रहें। बट आयशर मोटर्स पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। मारुति की तरफ से भी प्रोडक्शन डेटा आया है और इनका प्रोडक्शन डेटा 40% बढ़ा है। हालांकि महीने दर महीने देखें तो 13% गिरावट रही है। सिद्धार्थ जी वैसे तो ऑटो सेक्टर में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, मारुति पर कोई राय रखते हैं सर 9000 के ऊपर? देखिए दीप, ऐसे कोई टारगेट नहीं रखे हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मारुति डेफिनेटली अच्छा करेगा और ओवरऑल 4 व्हीलर ऑटो स्पेस, पैसेंजर व्हीकल स्पेस अच्छा रिकवरी दिखाएगा। पर अगर रिलेटिव की बात करूं तो मुझे लगता है कि M&M ज्यादा मजबूत रह सकता है ये पूरे स्पेस में कंपेयर टू मारुति। M&M पर तो ज्यादा भरोसा है ही हमारे एक्सपर्ट्स का भी और स्टॉक भी जबरदस्त।